Hello everyone, welcome to our channel. This is video number 3 of chapter 4 Geography class 8. Chapter name is Agriculture. इस चैप्टर पे हमने 2 वीडियोस कवर की है अभी तक, वीडियो 1 एंड वीडियो 2. उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं. और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं. हमने 2 टॉपिक कवर किए इस चैप्टर में. अभी हमने एक फार्म सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजर क्रॉप. मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन. बहुत सारी क्रॉप्स जो है पूरे साल उगाई जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए. जो क्रॉप्स होती है एज अ रॉ मटेरियल भी सप्लाई की जाती है. कौन सी इंडस्ट्रीज़ को? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब है वैसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा या कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की हेल्प से बनाया जाएगा. यानी कि सपोज़ कॉटन है, कॉटन एक क्या है, आपका रॉ मटेरियल है और आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है. तो उसकी हेल्प से जो चीज़ बनेगी वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनेगी. सिमिलरली विथ शुगर, शुगर भी एक आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर कवर होगा. ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं. कॉटन हो गया, जूट हो गया, टी हो गया, ये सारे की सारी कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कवर होएगी? आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में. वीट हो गया, वीट की हेल्प से आपका बिस्किट बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है. सो ये सारी कौन सी कैटेगरी में आएगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में. देन मेजर फूड प्रोडक्ट्स क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स. जो फूड क्रॉप्स होती है वो कौन सी होती है? वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स. जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स. जूट एंड जो कॉटन होती है वो फाइबर क्रॉप्स होती है, यानी कि कपड़े से रिलेटेड जो हो गई. जूट से बहुत सारे बैग्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो काइंड ऑफ थैले होते हैं वो भी जूट की हेल्प से बनाए जाते हैं. कॉटन की हेल्प से डिफरेंट रॉ मटेरियल एज अ यूज़ होता है, या आपका कपड़ों को गारमेंट कैटेगरी में, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में. देन इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी. बेवरेज क्रॉप होती है, कोई ड्रिंक होती है जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उनको बेवरेजेस बोलते हैं. देन राइस. राइस इज़ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. राइस क्या है? मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड के अंदर. एंड इट इज़ अ स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. ये काफ़ी अच्छी डाइट है अगर हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें. अब हम यहाँ समझते हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं. सो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है. ये जो एरिया है इक्वेटर के पास है, ये इक्वेटर की लाइन है, और ये जो एरिया है इक्वेटर के पास, यानी कि इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, इस एरिया को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. यानी कि इन एरियाज़ के अंदर जो भी कंट्रीज़ आएंगी, उन एरियाज़ के अंदर जो भी कंट्रीज़ आएंगी उनको हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल रीजन्स. अब जस्ट ये वाला एरिया मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, डबल टिक. ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये आपका सब ट्रॉपिकल एरिया होगा, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स होंगे. आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको. देन राइस नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. राइस को उगाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, और रेनफॉल जो है वो भी काफ़ी मात्रा में इन्हें चाहिए होता है. यानी कि पानी जो होता है राइस को उगाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. और ये सबसे अच्छा बेस्ट कौन सी सॉइल में उगता है? एलुवियल क्लेई सॉइल. ये काइंड ऑफ एक टाइप ऑफ सॉइल होती है. सबसे अच्छा एक तरह से अगर हम देखें तो राइस को उगाने के लिए ये वाली सॉइल बेस्ट होती है, जिसके अंदर हम पानी को क्या कर सकते हैं? रिटेन कर सकते हैं. यानी कि ये सॉइल जो होती है पानी को एब्जॉर्ब रखती है, और राइस को उगाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक नमी जो होती है, एक ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए राइस की क्रॉप के अंदर, अदरवाइज़ जो राइस है वो ग्रो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. चाइना लीड्स
इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। तो चाइना जो है सबसे टॉप पे कंट्री है जहाँ पे राइस की प्रोडक्शन होती है, उसके बाद इंडिया है, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट है। फेवरेबल कंडीशन जो होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है या फिर बांग्लादेश में है, जहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक साल के अंदर ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि एक एरिया के अंदर या एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर या पर्टिकुलर पूरे एरिया ईयर के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रॉप या फिर 2 क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती है, बहुत ही फेवरेबल होती है, तो उसी वजह से क्रॉप्स जो है हम एक साल के अंदर 2 या 3 उससे ज़्यादा क्रॉप्स भी हम ग्रो कर पाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस कल्टीवेशन हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे एक लेयर है वाटर की जो इसके अंदर है, और उसी के लेयर में ही जो प्लांट होता है, छोटी सी क्रॉप होती है, पौधा जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे लगाया जाता है पानी के अंदर ही। नेक्स्ट इज़ वीट। अब वीट कहाँ कहाँ पे मिलता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे टेम्परेचर होना ज़रूरी है, ये हम देखते हैं। वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब होता है ना ही ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। रेनफॉल जो है काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी होती है, लेकिन ड्यूरिंग ग्रोइंग सीज़न, यानी कि जब वीट उगाया जा रहा है सिर्फ उसी टाइम पे, यानी कि जब पानी की रिक्वायरमेंट है वीट के क्रॉप्स के अंदर, तभी हमें पानी उसमें डालना चाहिए। ये नहीं है कि वो ग्रो हो चुकी है और जब हार्वेस्टिंग के टाइम वहाँ पे बारिश हो जाए तो वो जो हमारी फसल होगी, जो हमारी क्रॉप होगी, वो पूरी ख़राब हो जाएगी। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो वही मैंने आपको बताया कि सनशाइन काफ़ी होना चाहिए जिस टाइम पे हम हार्वेस्ट करें वीट को, गेहूं को जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीट के लिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लूमी सॉइल। ये काइंड ऑफ सॉइल होती है, टाइप ऑफ सॉइल होती है, इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है वीट के लिए, वीट को ग्रो करने के लिए लूमी सॉइल। देन वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे वीट को उगाया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कब उगाया जाता है वीट को, विंटर्स के टाइम पे। विंटर्स के टाइम पे इस वीट की जो क्रॉप है वो उगाई जाती है। सो वीट का जो इंडिया के अंदर विंटर्स में उगाई जाती है, ग्रो की जाती है, इसका अक्टूबर से लेकर अगर हम फरवरी या फिर मार्च के आसपास इसे हार्वेस्ट किया जाता है। अक्टूबर में से लगाया जाता है इसकी फसलों को वीट की, और फरवरी या फिर मार्च में जाके इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। द नेक्स्ट इज़ मिलेट्स। They are also known as coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soil. इसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं। कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं उसे हम मोटा अनाज, यानी कि जैसे बाजरा हो गया, जौर हो गए, रागी हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, आपके कोर्स ग्रेन की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए। जो कम फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पे भी इजीली उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। और सॉइल कैसी होगी उस टाइम पे वहाँ पे, मतलब जो एरिया होगा जहाँ पे उगाया जाएगा वो सैंडी सॉइल होगी। ये भी एक टाइप ऑफ सॉइल होती है। देन इट इज़ hardy crops that need low rainfall and बहुत ही हार्डी क्रॉप होती है, और जो पानी है या फिर रेनफॉल की बात करें तो कम रेनफॉल में भी ये इजीली उग जाती है। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई टू मॉडरेट होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए फॉर द मिलेट्स, जैसे कि आपका, और एडिक्वेट रेनफॉल। देन एग्जांपल कौन कौन से हैं आपके, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सारे क्रॉप्स है जो मिलेट कैटेगरी में आती है, एंड जो कि इंडिया में भी उगाई जाती है। एंड अदर कंट्रीज़ आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा भी जहाँ पे इन सारी क्रॉप्स को उगाया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ मेज़।
Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. मेज़ को उगाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, मॉडरेट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, रेनफॉल जो है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सनशाइन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि जो धूप है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मेज़ देख सकते हैं यहाँ पे कल्टीवेशन की जा रही है मेज़ की, यानी कि जो कॉर्न भी हम बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, सॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होनी चाहिए। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। इन सारी कंट्रीज़ के अंदर मेज़ को उगाया जाता है, यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है। कॉटन, नेक्स्ट इज कॉटन। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, काफ़ी गर्मी होनी चाहिए, और कम पानी यानी कि रेनफॉल की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो 210 डेज़ होती है। यहाँ पे जो डेज़ होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और सनशाइन वाले होने चाहिए, गर्मी काफ़ी होनी चाहिए, तभी जो कल्टीवेशन है कॉटन की काफ़ी अच्छी हो पाएगी। एंड इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। ये जो रिक्वायर्ड होती है, यानी कि सॉइल कौन सी रिक्वायर्ड होती है कॉटन को उगाने के लिए, ब्लैक और एलुवियल सॉइल जो होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है कॉटन की खेती के लिए। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट एंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये सारी कंट्रीज़ क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, यहाँ पे काफ़ी कॉटन को उगाया जाता है, इसकी कल्टीवेशन होती है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेन रॉ मटेरियल है, बिकॉज गारमेंट्स अगर बनाने हैं गारमेंट इंडस्ट्री के लिए कॉटन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, कॉटन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप होगी। द नेक्स्ट इज जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम किसी और नाम से बोल सकते हैं, जैसे कि गोल्डन फाइबर भी इसे कहा जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर। कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, एलुवियल सॉइल की, एंड जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है जूट को उगाने के लिए, और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज़। ट्रॉपिकल एरियाज़ मैंने अभी आपको बताया था, ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से होते हैं, इक्वेटर के पास जो एरिया होते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला एरिया जो है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ हो गए। और अगर हम इंडिया की या फिर बांग्लादेश की बात करें, ये दोनों ही काफ़ी लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज़ के, जूट के। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। कॉफ़ी को उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, काइंड ऑफ ह्यूमिड वाला क्लाइमेट चाहिए, और जो सॉइल होती है वो दिस सॉइल इज़ रिक्वायर्ड लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स आर मोर suitable for growth of this crop. हिली स्लोप जो होती है काफ़ी अच्छी उस पर कल्टिवेशन होती है कॉफ़ी की, और काफ़ी अच्छा और सूटेबल होता है इस क्रॉप को उगाने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और उसके बाद कोलंबिया और इंडिया जो है उसको एक तरह से फॉलो करे, लाइक सेकेंड थर्ड पोजीशन है उनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर। द नेक्स्ट इज़ टी। यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वर्कर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। काइंड ऑफ बेरीज़ होती हैं छोटी, और उसके अंदर जो है कॉफ़ी निकाली जाती है जब उस बेरीज़ को सुखा दिया जाता है। इस तरह से एक जो है कॉफ़ी का जो छोटा सा सीड टाइप में आप कह सकते हैं वो ऐसे दिखाई देता है। द नेक्स्ट इज़ टी।
टी जो है एक बेवरेज है और बेवरेज क्रॉप है ग्रोन ऑन प्लांटेशन. दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्टर्बेड हाई रेनफॉल. टी को उगाने के लिए एक बहुत ही कूल क्लाइमेट चाहिए. तो अब आपने पता ही होगा कि जो टी प्लांट किया जाता है वो असम साइड किया जाता है और काफ़ी जो एरिया है वो पूरा इंडिया की अगर हम बात करें जो वो पूरा एरिया है काफ़ी ज़्यादा कूल क्लाइमेट है, काफ़ी ज़्यादा ठंड सी रहती है और रेनफॉल जो है हमेशा ही वहाँ पे ऑलमोस्ट होती रहती है. सो जो रिक्वायरमेंट होती है टी को उगाने के लिए वो दोनों ही वहाँ पे फुलफ़िल होती है. फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल क्लाइमेट है वहाँ पे, कूल क्लाइमेट भी है और हाई रेनफॉल भी है थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स. यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से टी प्लांटेशन किया जा रहा है. ये ट्रीज़ उग चुके हैं टी के लिए और इनकी जो लीव्स होती है उनको तोड़ा जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है. ये जो प्रोसेस होता है ज़्यादातर जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है उसी के आसपास इनकी फैक्ट्रीज़ होती है और वहीं पे इनको प्रोसेस किया जाता है और टी की फॉर्म में लाके मार्केट तक पहुँचाया जाता है. देन आगे कंटिन्यू करते हैं. इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स. सॉइल कैसे होनी चाहिए? लोमी सॉइल होनी चाहिए और स्लोप्स जो होंगे वो जेंटल स्लोप्स होंगे. लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे स्टैंडिंग में स्लोप्स नहीं होंगे, नॉर्मल स्लोप्स होंगे इस तरह से जहाँ पे इजीली इसकी कल्टीवेशन हो पाए. लार्ज लेबर इज़ रिक्वायर्ड. लेबर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो 5-6 लेबर्स यहाँ पे आपको देखने को दिखाई दे रहे हैं. तो इसीलिए रिक्वायरमेंट जो होती है लेबर्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है. फॉर पिकिंग द लीव्स, ये किस चीज़ के लिए होती है? पिकिंग द लीव्स. जो लीव्स को तोड़ा जाता है उस टाइम पे लेबर्स की रिक्वायरमेंट बहुत होती है. कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी टी होती है वो पूरे वर्ल्ड में इन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है इट रेफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. कि हम किस तरह से फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें ताकि जो ग्रोइंग डिमांड है क्रॉप्स के लिए वो पूरी हो पाए, जितनी भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसके लिए. तो हमारी जो इंक्रीज़ पॉपुलेशन है उनकी जो ग्रोइंग डिमांड है उनको पूरा करने के लिए फार्म की प्रोडक्शन को हम किस तरह से डेवलप कर पाए या फिर इंक्रीज़ कर पाए, इसका क्या मतलब होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. दिस कैन बी अचीव इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरियाज़. ये पॉसिबल है बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो क्रॉप्ड एरिया है यानी कि जहाँ पे क्रॉप्स को उगाया जाता है उस एरिया को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़. जो नंबर ऑफ़ क्रॉप्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा. जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है यानी कि खेती के लिए जो फैसिलिटीज़ हम यूज़ करते हैं या जो तरीके हम यूज़ करते हैं उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा. फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना पड़ेगा और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब है कि जो सीड्स हम यूज़ करते हैं वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और उसकी उन सीड्स की हेल्प से जो प्रोडक्शन हो वो काफ़ी ज़्यादा हो. सीड्स जो है अच्छी क्वालिटी के हो जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा उन सीड्स की हेल्प से वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. इसका मतलब है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, फार्मिंग फील्ड है, फार्म एरिया है, उसके ऊपर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए. बिकॉज़ हमारा जो अल्टीमेट एम होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का वो यही होता है कि हम किस तरह से फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करें. सो डिफरेंट और बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, बेटर मशीनरीज़ हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, तो हमारा जो एम है वो पूरा हो पाएगा
और उसी की हेल्प से हमारा जो सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, वो पूरी हो पाएगी। फूड सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना रिक्वायरमेंट है या जितना डिमांड है मार्केट के अंदर, वो पूरा होना चाहिए, वो पूरा होना ज़रूरी है। देन एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों पे ये डेवलप हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें, तो ऐसी कंट्रीज़ ज़्यादातर इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होती है उसको प्रैक्टिस करती है, जहाँ पे क्या होती है, लार्ज पॉपुलेशन होता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मैंने आपको वीडियो 2 में बताया था कि इसका क्या मतलब होता है। ऐसा ये उन एरियाज़ में प्रेफर किया जाता है जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा हो, और ये उन्हीं एरियाज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वो कंट्रीज़ जो होती हैं ज़्यादातर इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रेफर करती है, प्रैक्टिस करती है। वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ स्मॉल होल्डिंग मोस्टली ऑन सब्सिस्टेंस। तो जहाँ पे क्रॉप्स जो उगाई जाती है वो छोटे प्लॉट्स पे उगाई जाती है, छोटे फील्ड पे उगाई जाती है। उन एरियाज़ के अंदर जो क्रॉप्स उगाई जाएंगी वो छोटे फार्म्स, छोटे छोटे प्लॉट्स पे उगाई जाएंगी। तो इसी टाइप ऑफ फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग बोलते हैं। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज USA। जो लार्ज होल्डिंग्स होती है या बड़ी एरियाज़ होते हैं, जो कि किसके लिए सूटेबल होती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती हैं, जैसे कि USA हो गया, कनाडा हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडीड ऑफ फार्म, one from India and other from USA, and let us understand about the agriculture in the development and developed countries, in the developing and developed countries. So commercial agriculture वो होती है जो जहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है, लेकिन जो पर्पस होता है, उनका पर्पस होता है कि उन क्रॉप्स को मार्केट में जाके सेल आउट कर दे और लार्ज क्वांटिटी में उसको उगाया जाता है। तो ये USA हो गया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ है। इंडिया भी उसी में आती है। कुछ क्रॉप्स है जहाँ पे इंडिया भी कमर्शियल एग्रीकल्चर में उन क्रॉप्स को उगाती है। यहाँ पे 2 केसेस गिवन हैं, 2 स्टडीज़ गिवन है 2 फार्म्स की। एक आपका डेवलपिंग कंट्री का है और एक डेवलप कंट्री का है। सो इन स्टोरीज़ को हम पढ़ते हैं। फार्म इन इंडिया, तो फार्म जो है एक इंडिया के अंदर एक फार्म है, ये आपका डेवलपिंग कंट्री जो हो गई उस कैटेगरी में आ गया। तो देयर आर स्मॉल विलेजेस है, यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे विलेज है ये। और जिस विलेज की हम बात कर रहे हैं, ये गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, और इस विलेज का नाम क्या है, आदिलाबाद। मुन्ना लाल जो है एक फार्मर है, एक छोटा फार्मर है जो इस विलेज के अंदर रहता है, और इसके पास एक फार्म लैंड है वहाँ पे, जो कि कितने बड़ा एरिया में कवर है, 1.5 हेक्टेयर एरिया है। इसका जो घर है वही मेन विलेज के अंदर है। और हर साल की अगर हम बात करें, ये हर साल कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीदता है मार्केट से, और उन्हीं से क्या करता है, वो खेती करता है। जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, अच्छी क्वालिटी की लैंड है, जहाँ पे वो साल के अंदर 2 से ज़्यादा एटलीस्ट 2 क्रॉप्स वो उगा ही लेता है नॉर्मली, जैसे कि वीट हो गई, राइस हो गई या फिर पल्सेस हो गए। जो फार्मर है वो एडवाइस लेता है अपने फ्रेंड्स या फिर अपने बड़ों की, एल्डर्स की, और कभी कभी वो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो होते हैं उन लोगों से भी खेती की एडवाइस ले लेता है कि किस तरह से हमें फार्मिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हमें जो आउटपुट मिले वो काफ़ी अच्छा हो। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन अ रेंट फॉर प्लॉगिंग हिज फील्ड। जो प्लॉगिंग के लिए, यानी कि जब हम, ये हमारा फील्ड एरिया है, जब हम यहाँ पे सीड्स को डालेंगे उससे पहले जो हम एक काइंड ऑफ स्पेस बनाते हैं, उस चीज़ को हम प्लॉगिंग बोलते हैं।
तो प्लॉगिंग के लिए फील्ड के अंदर उसने एक ट्रैक्टर को रेंट पे लिया हुआ है, लेकिन कुछ उसके फ्रेंड्स हैं जो कि अभी भी ट्रेडिशनल मेथड की हेल्प से प्लॉगिंग करते हैं, यानी कि यूजिंग ऑफ बुलॉक। यहाँ आप देख सकते हैं यूजिंग ऑफ बुलॉक, ये क्या कर रहे हैं, प्लॉग कर रहे हैं एक फील्ड को। ये ट्रेडिशनल मेथड है इंडिया के अंदर। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। एक पास के एरिया में उसी के फील्ड के पास जो एक वहाँ पे ट्यूबवेल है, मुन्ना लाल के जो फार्म है उसके पास, वहाँ से वो रेंट पे उस ट्यूबवेल को लेता है ताकि जो पानी है उसका उसके खेतों में आ जाए और उसकी हेल्प से वो इरिगेट कर पाए अपनी फील्ड को। देन मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज, कुछ दो उसके पास बफेलोज है, कुछ हेंस है, जहाँ पे वो क्या करता है, उन बफेलोज की हेल्प से कुछ मिल्क को कोऑपरेटिव स्टोर्स जो है टाउन के अंदर, यानी कि सिटी के अंदर, उन टाउन्स के अंदर उस टाउन में जाके, उन सिटीज़ में जाके वो वहाँ पे जो मिल्क है उसको सेल करता है। एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइसेस हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल। तो एक मेंबर भी है वो एक सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जहाँ पे उसको एडवाइस मिलती है कि किस तरह का चारा जो है, फॉडर यानी कि जो चारा होता है वो एनिमल को खिलाया जाए, safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination। तो काफ़ी डिफरेंट एडवाइस मिलती है, जैसे कि यहाँ पे कि किस तरह से अपने हेल्थ को, वो जो इनकी एनिमल्स की जो हेल्थ है उनको सेफ रख पाए, किस तरह से प्रोटेक्ट कर पाए उन एनिमल्स को, ये सारी चीज़ें भी उनको वहाँ पे बताई जाती है। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। जो बाकी घर के मेम्बर्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं डिफरेंट फार्म एक्टिविटीज़ में। समटाइम्स दे टेक क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। कई बार उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट पे या फिर बैंक से जो है क्रेडिट पे लोन लेना पड़ता है, या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, जहाँ से किसी भी फार्मर को लोन मिल जाता है ताकि वो सीड्स की रिक्वायरमेंट है या फिर जो इम्प्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाए। ही सेल हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। तो जो पास में मार्केट है वहाँ पे अपना ये प्रोड्यूस को सेल करता है जो नियर बाय टाउन में है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़। कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें एक तरह से उनके पास एक ड्रॉबैक होता है ये, जिसकी वजह से उनको अपना जो प्रोडक्शन है वो बेचना पड़ता है, स्पेशली तब जब मार्केट जो है फेवरेबल नहीं है, यानी कि उस टाइम पे उनको उतना रेट नहीं मिल रहा है उनके क्रॉप्स का जितना कि मिलना चाहिए। कई फार्मर्स क्या करते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं या फिर जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं, वो उस पर्टिकुलर क्रॉप को, या जो हमारा हार्वेस्ट करने के बाद हमारा क्रॉप होती है उसको वो स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद जब मार्केट फेवरेबल होती है, यानी कि जब उनको उनके अकॉर्डिंग पैसे मिल जाते हैं उस मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर क्रॉप के, तो मार्केट में जाके उसको सेल आउट कर देते हैं। लेकिन जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास सेव करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती, इसी वजह से ये एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से उन्हें एक तरह से बेचना ही पड़ता है, चाहे मार्केट में सस्ता बिके या फिर महंगा बिके पर्टिकुलर क्रॉप। इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। लेकिन कुछ सालों की अगर हम बात करें, लास्ट 1 डिकेड की बात करें, तो जो 1-2 डिकेड्स की बात करें, गवर्नमेंट ने इस तरफ काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं इन फार्मर्स की, और उनको ये स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ताकि इन छोटे फार्मर्स का भी हेल्प हो और डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट इज़ फार्म इन द USA। तो जिस तरह से हमने फार्म इन इंडिया पढ़ा कि वहाँ पे जो एक फार्मर था वो बहुत छोटा फार्मर था, उसके पास जो लैंड था बहुत छोटा था, तो जस्ट उसका अपोजिट इस स्टोरी में गिवन है, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। वो काफ़ी बड़े साइज़ के फार्म्स होते हैं USA के अंदर। हमने 1.5 हेक्टेयर की बात की थी, जो एक छोटा फार्मर था इंडिया के अंदर, लेकिन जो USA में एक ही फार्मर के पास कितना बड़ा प्लॉट है, 250 हेक्टेयर।
यहाँ इंडिया में वो 1.5 हेक्टेयर था, और यहाँ यूएसए में उसका जो फार्म एरिया है वो 250 हेक्टेयर है। इनके पास जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जो सीड्स ये यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। इनकी जो फैमिलीज़ होती है वो ज़्यादातर उसी एरिया में जहाँ पे इनका फार्म होता है वहीं इनका घर भी होता है, वहीं वो रिजाइड रहते हैं। सॉइल की अगर हम बात करें या वाटर की बात करें तो वो इजीली इनकी पूरी हो पाती है। सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वाटर की जो नीड्स होती है वो इजीली फुलफ़िल हो जाती है। जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं यानी कि जो भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के इनको मिल जाते हैं। बहुत ही बेटर टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो भी मेजर्स इनको लेने होते हैं कंट्रोल करने के लिए पेस्ट वगैरह को, वो ताकि जो डैमेज है क्रॉप को वो ना हो पाए, वो बहुत ही अच्छे से मेजर्स ले पाते हैं। टाइम टू टाइम जो होती है सॉइल सैंपल्स भेजे जाते हैं टेस्टिंग के लिए लेबॉरेटरी के अंदर, ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो मेंटेन है या नहीं है, कितनी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है या सफिशिएंट न्यूट्रिशंस है उस सॉइल के अंदर, ये सब चीज़ों को चेकअप किया जाता है। सो इसी से आप देख सकते हैं कि एक तरफ डेवलपिंग कंट्री है और एक तरफ डेवलप कंट्री, तो दोनों में ही कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो उसी तरह से इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र्स बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, क्योंकि फार्म एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। देन हार्वेस्टिंग के टाइम जो भी इनकी क्रॉप्स होती है उसको वो एक प्रॉपर एरिया में स्टोर करके रखते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, जहाँ से वो डिस्पैच होती रहती है मार्केट को। यानी कि मार्केट के अंदर उसकी बाद में क्या होती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर उसको डिस्पैच कर दिया जाता है। डिफरेंट मार्केट एजेंसीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं और वो लोग इन सारे ग्रेन्स को ख़रीद लेती है। और जो फार्मर्स होते हैं यूएसए के अंदर वो वर्क करते हैं लाइक अ बिजनेसमैन, नॉट एज अ लाइक अ पीजेंट और अ फार्मर। इंडिया के अंदर अगर हम किसी फार्मर की बात करें तो हमेशा हमारे दिमाग में एक पिक्चर रहेगी, अगर ये पर्सन फार्मर है तो वो बहुत ही गरीब होगा। लेकिन अगर हम इंडिया के अलावा किसी डेवलप कंट्री की बात करें, जैसे यहाँ हम यूएसए की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो एक फार्मर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, एक बिजनेसमैन की तरह वो लाइफ स्पेंड करता है अपनी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उनके पास होती है, जो टूल्स उनके पास होते हैं, जिस टाइप के फर्टिलाइज़र्स उनके पास होते हैं, क्वालिटी के सीड्स होते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों की हेल्प की वजह से इनका जो आउटपुट होता है किसी भी ग्रेन का वो बहुत ज़्यादा होता है। सो ये आपकी 2 स्टोरीज़ थी, 2 केसेस थे, एक डेवलपिंग कंट्री का और एक डेवलप कंट्रीज़ का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, एंड नेक्स्ट चैप्टर हम जो है वो शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल।